हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 79। वहीं मुंबई में होटल के रूम में लेटा रुद्र अपने फ़ोन की रिंगटोन सुनकर उठकर बैठ गया। बेड के पास ही मौजूद स्विच ऑन करके उसने टेबल पर रखा फ़ोन उठाया। रेहा का कॉल इतनी रात को देखकर उसकी सारी नींद गायब हो गई। उस एक ही पल में दुनिया भर के बुरे विचार उसके दिमाग में कौंध चुके थे। वो कॉल उठाता उससे पहले बीप की आवाज़ उसे आने लगी। मतलब साफ था कि कॉल कट हो चुकी थी। उसने जल्दी से रेहा को कॉल लगा दिया। एक रिंग भी पूरी नहीं हुई कि सामने से रेहा ने कॉल उठा लिया। हेलो रेहा, तुम ठीक हो? रुद्र ने बेचैनी से पूछा तो रेहा फपक कर रो पड़ी। रेहा, तुम रो क्यों रही हो? बताओ ना क्या हुआ रेहा, तुम ठीक हो ना? मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ। रुद्र की बेचैनी उसकी आवाज़ में साफ जाहिर हो रही थी। अगले ही पल उसने रेहा को वीडियो कॉल लगा दिया। दूसरी तरफ बेड पर बैठी रेहा ने जैसे ही रुद्र का वीडियो कॉल देखा, उसे खुद का ध्यान आया। ढीली सी टी शर्ट और कैपरी में उसका शरीर मानो कहीं डूब गया था। उस पर बिखरे बाल और बेहिसाब आंसुओं से भरी आंखें, चेहरे पर आंसुओं के निशान और आंखों में अजीब सी उदासी। ना जाने क्या सोचकर उसने अपने आंसू पोंछे, गहरी सांस छोड़कर हल्का सा मुस्कुराकर कॉल पिक कर लिया। सामने इतने दिनों बाद रुद्र को देख आंखें ना चाहते हुए भी झिलमिला गई, तो उसने चेहरा झट से फेर लिया। रेहा, रुद्र ने हल्की उनिंदी और खराश भरी आवाज में जब उसे पुकारा तो रेहा उसे देखने लगी। वो शायद बालकनी में खड़ा था। बाल पूरे माथे पर बिखर चुके थे। चेहरे पर बेचैनी और चिंता के साथ, आंखों में रेहा के लिए बेहिसाब प्यार। तुम ठीक हो ना? रुद्र के सवाल पर रेहा ने हाँ में सिर हिला दिया और हल्के से बोली, बस एक बुरा सपना देख लिया था जिस वजह से मैं डर गई थी। उसकी बात सुनकर रुद्र को दिल किया कि रेहा को अपने सीने से लगा ले, मगर अपनी भावनाओं को संभालते हुए उसने रेहा को देखकर ही कहा, यू रियली स्कैर्ड मी रेहा। ये सब छोड़ो और ये बताओ वापस कब आओगे? रेहा के सवाल पर रुद्र ने उसे देखा और बोल पड़ा, क्यों, याद आ रही है मेरी? उसके सवाल पर रेहा झेप गई और सिर ना में हिलाकर बोली, नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं। मुझे क्यों आएगी तुम्हारी याद? काम लगभग हो चुका है, कल तक निकल जाऊंगा। रुद्र ने हंसकर कहा तो रेहा एकदम से उसे देखने लगी। तुम मजाक नहीं कर रहे हो ना? रुद्र ने उसे देखा और सिर हिलाकर कहा, नहीं, सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा, मगर तुम्हें उदास नहीं देखा गया तो बता दिया। और चौधरी साहब, आपको किसने कहा मैं उदास हूं? रेहा ने उसे देखते हुए ही बड़ी अदा से कहा तो रुद्र हंस दिया और आगे बोला, तुम्हारी आंखों में फैली उदासी ने। उसकी बात सुनकर रेहा ने मुंह बना लिया। रेहा से बात करते करते जब रुद्र को रेहा की तरफ से सिर्फ हाँ या हूं में जवाब मिलने लगा, तो उसने रेहा को देखा, जो कि तकिए पर चेहरा टिकाए अधलेटी सी बैठी अपनी आंखें खुली रखने की भरसक कोशिश कर रही थी। उसे देखकर रुद्र ने ना जाने क्या सोचकर स्क्रीनशॉट ले लिया और कॉल काटकर खुद रूम की तरफ बढ़ गया। दिन भर की थकान रेहा से बात करने के बाद मानो पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। अगले दिन वापस रेहा से मिलने का उत्साह इतना था कि वो रेहा के बारे में सोचते हुए ही अपने आने वाले कल से अनजान सुकून से सो गया। तड़के सुबह आदतन तय समय से पहले पीयूष की नींद खुली तो उसकी नजरें शालिनी पर थम कर रह गई। पीयूष की बाह पकड़कर सोती शालिनी उस वक्त बेहद मासूम लग रही थी। बाहर हल्का अंधेरा अब भी कायम था। शालिनी के चेहरे पर बिखरी लटों को संवारने के लिए पीयूष के हाथ खुद ब खुद उठ गए। उसकी लटों को कान के पीछे करके वो शालिनी को ही देखने लगा। सोते हुए अपने महबूब को निहारना कितना दिलकश हो सकता है, इसका अंदाजा पीयूष से बेहतर शायद ही कोई लगा सकता था। आखिर 7 साल के लंबे इंतजार के बाद पीयूष हक के साथ शालिनी को जी भरकर देख सकता था, लेकिन ये हक उस पर वो जताना नहीं चाहता था, खासकर तब तक जब तक कि शालिनी खुद उस रिश्ते को पूरी तरीके से अपना ना ले। शालिनी नींद में ही थोड़ा खिसक कर पीयूष के और करीब आ गई। उसकी इस एक हरकत से पीयूष के कान लाल हो गए। अपने सीने पर हाथ रखकर वो थोड़ा पीछे होने लगा तो उसकी पीठ में तेज दर्द का एहसास हुआ। रात भर एक ही पोजीशन में रहने की वजह से उसकी पीठ अकड़ चुकी थी और हाथ सुन पड़ चुका था। क्योंकि हाथ को शालिनी पकड़कर उस पर सिर रखे सोई थी तो वो हिलाना मुमकिन नहीं था, मगर पीठ के दर्द की वजह से वो सीधे बैठ गया। हालांकि उसका ध्यान उन दोनों के बीच बनाई तकियों की दीवार पर गया ही नहीं, जो कि रात को ही हट चुकी थी। धीरे से शालिनी का सिर अपनी बाह से उठाकर उसने तकिए पर रख दिया और उसके माथे पर हल्के से अपने होंठ रख दिए। उसे ब्लैंकेट अच्छे से उड़ाकर खुद उठ गया। कमरे के पर्दे हटाकर विंडो खोलकर वो बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। अपनी आदतानुसार वो सुबह जल्दी उठ गया था और आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। बाहर मौसम में ठंड थी,
जिस वजह से पीयूष कमरे के अंदर आ गया। बालकनी के पर्दे लगाकर वो खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। तुम दूर रहकर बात नहीं कर सकते क्या? दूर रहो मुझसे। पीयूष के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे करते हुए शालिनी ने कहा। तो पीयूष मुस्कुरा दिया, लेकिन इस बार वो दूर होने की बजाय उसके करीब आता गया। वो जितना करीब आता, शालिनी उतना पीछे हो जाती। पीयूष ने एक और कदम उसकी तरफ बढ़ाया। इस बारी शालिनी अपने कदम पीछे लेती उससे पहले उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खींच लिया। झटके से शालिनी का सिर पीयूष के सीने से टकरा गया। पीयूष के गर्म हाथ की पकड़ अपनी कमर पर महसूस कर शालिनी अंदर तक सिहर उठी थी। उसके दोनों हाथ पीयूष के सीने पर थे, जिस वजह से उसकी तेज चलती धड़कनें शालिनी साफ महसूस कर पा रही थी। उसे पीयूष की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर, जबकि उसकी नजरों की तपिश खुद पर साफ महसूस हो रही थी। उसने अपनी आंखें कसकर भींच रखी थी। पीयूष उसे देखकर मुस्कुरा दिया और उसकी कमर पर पकड़ बनाए ही बोला, अब जब जब तुम मुझे दूर रहने को कहोगी, मुझे इसी तरह खुद के करीब पाओगी। शालिनी ने एकदम से अपनी नजरें उठाकर उसे देखा। पीयूष की आंखों के सम्मोहन में बंधी वो पीयूष को देखने लगी। पीयूष से एक पल को उसकी नजरें मिली। अगले ही पल पीयूष ने झुककर उसकी गर्दन की तरफ अपने होठ बढ़ा दिए। शालिनी के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। गला सूख रहा था और दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि खुद को साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसके कानों में पीयू की आवाज गूंजने लगी, मम्मा, पीयू जाग चुकी। मम्मा उठो जल्दी, पीयू को रेडी होना है। पीयू की आवाज सुनकर शालिनी ने पलकें तेजी से झपकाते हुए अपनी आंखें खोली और सिर पकड़कर बैठ गई। बेड पर शालिनी के पास बैठी पीयू ने उसे देखकर अपने सिर पर हाथ मार लिया। मम्मा, पीयू जाग चुकी। मम्मा उठो जल्दी, पीयू को रेडी होना है। पीयू की आवाज सुनकर शालिनी ने पलकें तेजी से झपकाते हुए अपनी आंखें खोली और सिर पकड़कर बैठ गई। बेड पर शालिनी के पास बैठी पीयू ने उसे देखकर अपने सिर पर हाथ मार लिया। मम्मा, पीयू बात लेने जा रही है, तब तक आप पीयू के लिए टिफिन रेडी कर दो। उसे देखकर शालिनी ने हंसकर उसकी नाक खींची और बोली, रुको पीयू को मैं अभी उसका टॉवल देती हूँ। पीयू को अलमीरा से टॉवल देकर शालिनी पलटी और अपने आसपास देखकर वो कुछ सोचते हुए बोली, मतलब जो भी मैंने देखा वो सपना था। हश, ऐसा सपना। पसीना पोंछते हुए सहसा ही उसकी नजर शर्ट की स्लीव्स मोड़ते हुए दूसरी तरफ कॉल पर बात करते हुए पीयूष पर टिक गई। हाँ, और इस बात का पूरा ध्यान रखना कि उसे कहीं भी जॉब ना मिले। स्लीव्स मोड़कर वेस्ट कोट पहनते हुए पीयूष कॉल पर किसी से बात कर रहा था। तभी वो अपना वॉश लेने के लिए ड्रेसिंग टेबल की तरफ पलटा, जहां आईने में शालिनी को देख एक दिलकश सी मनमोहनी मुस्कुराहट उसके होठों पर बिखर गई। उससे नजरें मिलते ही शालिनी नजरें चुराते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। उसका ध्यान पूरा सपने पर था। तभी पीयूष उसके बगल में से किसी खुशबू की तरह गुजरता हुआ उसके कान में बोलता गया, मैं पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ। ऐसे चोरों की तरह नजरें चुराकर देखने से बेहतर है पूरे हक के साथ देखो। शालिनी हैरानी से उसे देखने लगी। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि कुछ सोचकर वो शांत रह गई। वहीं पीयूष ने बेड पर पड़ा कोट उठाया और उसकी तरफ कदम बढ़ाकर बोला, तुम पीयू को भी रेडी कर दो और खुद भी रेडी हो जाओ, साथ में ही ऑफिस चलना। मैं तुम्हारे ऑफिस में क्या करूंगी? शालिनी हैरानी से बोली। तो पीयूष ने एक नजर उसे देखा। अगले ही पल वो टेबल की तरफ बढ़ गया। लैपटॉप निकालकर कीबोर्ड पर तेजी से उंगलियां चलाने लगा और एंटर क्लिक कर दिया। अगले ही पल शालिनी के मोबाइल से नोटिफिकेशन की आवाज आई, चेक करो, तुम्हें तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर भेजा है। अब से तुम ओबरॉय इंडस्ट्री में काम करोगी। शालिनी आंखें फाड़े उस ईमेल को देख रही थी जिसे अभी अभी पीयूष ने भेजा था। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। मैंने तुमसे पूछा नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें जॉब तुम्हारी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही मिलेगी। और ये बात ऑफिस में किसी को नहीं पता होगी कि हमारी शादी हो गई, जब तक ये चीज़ें ऑफिशियली सामने नहीं आ जाती। तुम एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ही काम करोगी, ना कि मेरी वाइफ के तौर पर। आगे फैसला तुम्हारा होगा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बाहर। उसकी बात सुनकर शालिनी उसे देखने लगी, मगर वो लंबे डग भरता वहाँ से पलट कर चला गया। कहीं ना कहीं शालिनी समझ रही थी कि सुमित वाली घटना के बाद पीयूष कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मगर अभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या डिसीजन ले। आखिर काफ़ी जद्दोजहद के बाद उसने पीयूष की ही कंपनी ज्वाइन करने का फैसला लिया। आखिर कभी ना कभी तो ये होना ही था। ना जाने वो किस सोच में गुम थी कि अपने फ़ोन के रिंगटोन सुनकर वो होश में आई। देखा तो आदि का कॉल था। उसने जैसे ही कॉल पे किया, सामने से आदित्य बोल पड़ा, सुन शालू, कुछ नाश्ता मत बनाना, मैं लेकर आ रहा हूँ नाश्ता। बोलकर आदि ने बिना आगे कोई बात सुने कॉल रख दिया। तो शालिनी ने एक पल फ़ोन को देखा
और उसे झल्लाकर बिस्तर पर फेंक कर खुद चहलकदमी करते हुए सोचने लगी, ना जाने क्या होगा आगे। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और ठिठुरते और कांपते हुए पीयू बाहर आते हुए बोली, मम्मा शिमला में इतनी ठंडी होती है। पीयू के हाथ ठंड की वजह से लाल हो गए हैं। शालिनी ने उसे उठाकर बेड पर खड़े कर दिया और उसके बाल एक बार टॉवल से पोंछकर अलमीरा की तरफ बढ़ गई। मम्मा पीयू आपके जैसी दिखती है ना? खुद को आईने में देखकर पीयू ने कहा तो शालिनी हंस दी और उसकी यूनिफॉर्म लाकर उसे पहनाते हुए बोली, हाँ लेकिन पीयू की ज्यादातर हरकतें उसके पापा जैसी हैं। उसकी बात सुनकर पीयू इतराकर बोली, पीयू के एमपीपी जैसे इंटेलिजेंट, स्मार्ट और क्यूट हैं, वैसे ही पीयू भी इंटेलिजेंट, स्मार्ट और उनसे थोड़ी ज्यादा क्यूट है। उसकी बात सुनकर शालिनी हंस दी और उसके बालों को सुखाते हुए बोली, अच्छा अब आप सीधे बैठो बच्चा, मम्मा को वैसे भी देर हो रही है। उसका कहना भर था कि पीयू अपनी जगह से उठकर कॉम उसके हाथों से छीनकर दरवाजे पर खड़े पीयूष को देखकर बोली, मम्मा आप जाओ, जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ न्यू ऑफिस जाने के लिए, पीयू के बाल पापा बांधेंगे। पीयूष हैरानी से पीयू को देखने लगा और कुछ बोलता उससे पहले शालिनी ने उसे टोक दिया, बच्चा जिद नहीं करते, दो मैं बांधती हूँ ना। तुम जाओ तैयार होने, पीयू के बाल उसके पापा ही बांधेंगे। बड़े टेंशन से पीयूष ने कहा और पीयू को गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ गया। वही उन्हें देखकर शालिनी ने समझाने की एक बार फिर कोशिश की, मगर चूंकि दोनों ही जिद्दी थे तो क्या ही उसकी सुनते। आखिर वो अलमीरा से अपनी साड़ी लिए नहाने चली गई और पीयूष पीयू के बाल आहिस्ता आहिस्ता से कॉम करने लगा। रुद्र की गाड़ी हाईवे पर तेजी से जा रही थी। कुछ देर में वो अपने घर रेहा के पास होगा, ये सोचकर ही रुद्र के चेहरे से मुस्कान नहीं जा रही थी। तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने मिरर में देखा तो पीछे से दो गाड़ियां उसे जानबूझकर ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी और ये गाड़ियां उसके गार्ड्स की तो नहीं थी। रुद्र ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और फोन निकालकर रेहा को कॉल लगा दिया। सामने से जब गीता जी ने कॉल उठाया तो वो मिरर में पीछे आती गाड़ियों को देख बोला, माँ रेहा घर पर ही है ना? नहीं बेटा, रेहा बस अभी 10 मिनट पहले पब्लिकेशन हाउस जाने के लिए निकली है, फोन यहीं घर पर भूल गई है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? उनकी बात सुनकर रुद्र ने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मार दिया, मगर सामने उसकी माँ थी तो खुद को सहमत दिखाते हुए वो बोल पड़ा, हाँ माँ सब ठीक है, रेहा आती है तो आप तुरंत कॉल कीजिएगा। कॉल रखकर उसने अगला कॉल रेहा के भाई और अपने सबसे अच्छे दोस्त ऋषभ को कॉल लगा दिया। ऋषभ तू मेरी बात सुन, मुझे इस वक्त कुछ ठीक नहीं लग रहा, तू प्लीज पब्लिकेशन हाउस जाकर वहां से रेहा को लेकर सेफली घर जा। लेकिन हुआ क्या है रुद्र? उसने रुद्र से पूछा। रुद्र कुछ बोलता उससे पहले एक ट्रक एकदम से सामने से पूरी तेजी से आने लगा। रुद्र पूरी तेजी से बाईं तरफ स्टीयरिंग व्हील घुमाकर ब्रेक दबाने लगा, मगर तब तक ट्रक ने जोर से उस गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी पलटकर घसीटते हुए दूसरी तरफ मौजूद जंगल में मौजूद पेड़ से पूरी तरीके से टकरा गई। वहीं रेहा लैपटॉप में कुछ कर रही थी कि तभी गाड़ी एकदम से रुक गई। उसने ड्राइवर की तरफ देखा और बोली, क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ मेम साहब, शायद इंजन में कोई प्रॉब्लम है, आप रुकिए मैं देखता हूँ। रेहा ने हाँ में सिर हिला दिया। ड्राइवर बाहर निकलकर गाड़ी देखने लगा। तभी एक वैन उनके सामने आकर रुकी। वैन में से कुछ आदमी बाहर निकले और ड्राइवर से बहस करने लगे। रेहा को कुछ अजीब लगा तो वो किसी को मैसेज भेजकर खुद गेट खोलकर बाहर निकल गई। क्या हो रहा है यहाँ? उसने उस आदमी को घूरते हुए कहा जिसने ड्राइवर का कॉलर पकड़ रखा था। मेम साहब आप बाहर क्यों आए, ये लोग? वो आगे बोलता उससे पहले उस इंसान ने अपने पास मौजूद गन की नली उसके मुंह में डालकर उससे बोला, एकदम चुप, सीधे से कहा तो समझ में नहीं आया तुझे? ड्राइवर ने एक नजर रेहा को देखा और फिर उस आदमी को एकदम से धक्का दे दिया। उस आदमी के गिरने की वजह से ही सबका ध्यान उस आदमी पर चला गया और इसी का फायदा उठाकर ड्राइवर रेहा के पास आया और बोला, मेम साहब भाग जाइए यहाँ से, ये लोग ठीक नहीं हैं, जाइए आप, मैं यहाँ सब। वो बोल ही रहा था कि पीछे से किसी ने एकदम से उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया। रेहा ने अपने कदम भागने के लिए पीछे लिए ही थे कि उस आदमी ने रेहा के बाल पकड़कर एकदम से उसे थप्पड़ जड़ते हुए बोला, बिना कोई आवाज के चुपचाप चलने में ही तेरी भलाई है, समझी? रेहा को घसीटते हुए वो ले जाकर वैन के अंदर धक्का देकर खुद भी बैठ गया। उन सब के बैठने के बाद जितनी तेजी से वो वैन आई थी उतनी ही तेजी से चली गई। वहीं वो ड्राइवर खून से लथपथ सड़क के बीचों बीच दर्द से अब भी बिलबिला रहा था। कौन है ये शख्स जिसने रुद्र और रेहा के साथ ये किया है? क्या है उसका मकसद?
क्या शालिनी का पीयूष की कंपनी में काम करना उनके रिश्ते को सुधार पाएगा? क्या रुद्र के साथ कोई अनहोनी हो गई? क्या रुद्र रिहा को बचा पाएगा? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।